Assalamualaikum students, welcome to all of you in our next class। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा जेनेटिक डिसऑर्डर्स और उस पर कैसे न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है जब हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी कि इस यूनिट में हमने सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी किया, लेकिन जो इनहेरिटेंस अभी तक हम पढ़ रहे थे दैट वाज ऑफ न्यूक्लियस, दैट वाज ऑफ क्रोमोसोम्स। हमने देखा कि किस तरीके से जो क्रोमोसोम है वो पास ऑन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। लेकिन आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है, किस तरीके से जो साइटोप्लाज्म में मटेरियल्स है, या हम कह सकते हैं जीन्स है, या हम कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट्स है, वो किस तरीके से पास ऑन हो सकते हैं। तो आज चले हम देखेंगे कि जो आज हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये होता क्या है, किस तरीके से ये इनहेरिटेंस होती है, और हम ये भी देखेंगे कि नेचर में ऐसी कौन सी एग्जाम्पल्स है, कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट कि व्हाट एक्चुअली इज इनहेरिटेंस। हमने पढ़ा है यूनिट फर्स्ट में जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन था, वहां मैंने पढ़ाया था आपको कि सपोज ये है एक ओवा और यहां से आता है एक स्पर्म। सपोज स्पर्म, जो स्पर्म होता है उसमें होता है 22+X या 22+Y जीनोम। पढ़ाया हमने, या तो उसमें होगा 22+X या उसमें होगा 22+Y, क्योंकि जो मेल जीनोम है, क्योंकि जो मेल स्पर्म्स है वो होते हैं हेटेरोगैमेटिक, वो बनाते हैं दो तरह के गैमीट्स, या होगा 22+X या होगा 22+Y। और जो फीमेल गैमीट होती है उसमें होता है सिर्फ 22+X, क्योंकि जो फीमेल गैमीट है वो है होमोगैमेटिक। यहां पे जो मटेरियल है, यहां पे जो हम बात करेंगे 22+X या 22+Y, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स कहां पे होते हैं, ये होता है स्पर्म के न्यूक्लियस में। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे 22+X ऑफ ओवम, ये होता है ओवा के न्यूक्लियस में। तो दैट मीन्स जो बात हम कर रहे थे क्रोमोसोम्स की, या जो हम बात करेंगे जीन्स की, वो हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो क्रोमोसोम्स, ये जो जीन्स होते हैं, ये पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो ये न्यूक्लियस से पास ऑन होते हैं। तो हम इसको कहते थे न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। जो भी अभी तक हमने इनहेरिटेंस पढ़ी है वो है न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। लेकिन मेरे बच्चों, न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है, ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में भी कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, या हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे जीन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कुछ कैरेक्टर्स, जो कंट्रोल करते हैं कुछ ट्रेट्स को। और जब साइटोप्लाज्म से वो ट्रेट्स, वो जीन्स, वो कैरेक्टर्स पास ऑन होंगे टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, हम उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मींस कि जो जीन्स, जो क्रोमोसोम्स, जो जेनेटिक मटेरियल कहां पे पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और वो साइटोप्लाज्म से पास ऑन होगा इनटू द F1, इनटू द ऑफस्प्रिंग, और वहां वो एक्सप्रेस करेगा अपना कोई कैरेक्टर, वहां वो एक्सप्रेस करेगा अपना कोई ट्रेट, उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मींस इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स और इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम्स from cytoplasm to the offspring is known as cytoplasmic inheritance. Now question is, जब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, ध्यान से देखिए बेटा, ये मैंने दिखाया है, ये ओवम है, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस में सपोज 22+X है, यहां से आता है मेल गैमीट यानी कि स्पर्म। इस स्पर्म का हमें पहले ही पता है, पढ़ा है हमने यूनिट फर्स्ट में, कि स्पर्म में होता है हेड, ये स्पर्म का हेड है, ये उसका मिड पीस, और इसका एंड यानी कि एंड पीस या टेल पीस, और ये इसका न्यूक्लियस। जो स्पर्म का मेजॉरिटी साइटोप्लाज्म होता है, मेजर साइटोप्लाज्म, वो होता है मिड पीस में। यानी कि इन ह्यूमन मेल्स
जो साइटोप्लाज्म होता है वो ज्यादातर होता है कहां पे, इन द मिडल पीस ऑफ द टेल, जिसे हमने नाम दिया था मैंचेट, MANCHETTE, मैंचेट। तो मेजॉरिटी ऑफ साइटोप्लाज्म जो स्पर्म का होता है वो होता है कहां पे, इन द मिडल पीस। तो हेड पीस में क्या होता है, हेड पीस में एक होता है एक्रोसोम और होता है न्यूक्लियस, जिसपे जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जो ओवम होता है, ओवम का साइटोप्लाज्म जो है वो ज्यादा कहां पे होता है, ओवम के पास ही, एग में ही होता है। तो यहां पे जो मेल का स्पर्म होता है, यानी कि स्पर्म का जो साइटोप्लाज्म होता है वो होता है मिड पीस में। नाउ जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम के साथ, पढ़ा है हमने कि स्पर्म का सिर्फ हेड जो है एंटर होता है किसमें, ओवम में, यानी कि जो टेल होती है वो डिटैच होती है। जब टेल डिटैच हो गई, जो टेल यानी कि जो ह्यूमन मेल यानी कि जो मेल का स्पर्म है उसमें, उस टेल में जो साइटोप्लाज्म है वो तो एंटर नहीं हुआ। दैट मीन्स जब यहां हेड, मेल स्पर्म का हेड किसके साथ फ्यूज हुआ, फीमेल ओवम के साथ, जो साइटोप्लाज्म था किसका, स्पर्म का, वो तो मिड पीस में रहा, वो तो टेल में रहा। जब यहां पे टेल डिजेनरेट हो गई, इट मीन जो मेल का साइटोप्लाज्म है, इस मीन जो स्पर्म का साइटोप्लाज्म है वो तो एग में पास नहीं होगा। और जब ये जाइगोट में कन्वर्ट होगा, जब यहां पे जाइगोट बनेगा, दिस इज जाइगोट, तो इस जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म है उसकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो कौन है, वो है मदर। जिस तरह हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है आता है ऑफस्प्रिंग में, कहां से, मां से, तो मैटरनल। यहां पे इसी प्रकार का हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। जो साइटोप्लाज्म होता है कहां पे, ओवम में, वही कंट्रीब्यूट करता है F1 को। दैट मीन जो F1 होता है, या जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग होता है, या जो हमारे ऑफस्प्रिंग होते हैं, उस ऑफस्प्रिंग में जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म को कंट्रीब्यूट करने वाला कौन है, फीमेल ओवम यानी कि फीमेल एग। इससे हमने यह देखा कि जो स्पर्म है, स्पर्म के टेल में साइटोप्लाज्म था, तो टेल डिजेनरेट हो गई, टेल तो एंटर नहीं होती है, सिर्फ हेड एंटर होता है। इट मींस जो स्पर्म का साइटोप्लाज्म था वो तो टेल के साथ ही रहा। अब जो यूनिट F1 में यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है, उसमें जो साइटोप्लाज्म की कंट्रीब्यूशन है वो किसने प्रोवाइड की, वो प्रोवाइड की मदर ने यानी कि ओवम ने। इसलिए दूसरा पॉइंट याद रखिए कि जो साइटोप्लाज्म है, मेजॉरिटी जो साइटोप्लाज्म जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, वो ओवम करता है। सो दैट मीन्स मेल का बिल्कुल नेग्लिजिबल रोल है, या हम यहां कह सकते हैं, इस पार्ट में हम कह सकते हैं मेल डज नॉट हैव एनी रोल। सो मेल का कोई भी रोल नहीं है साइटोप्लाज्म को ट्रांसफर करने में। ध्यान से सुनिए, मेल का बिल्कुल नेग्लिजिबल रोल होता है साइटोप्लाज्म को ट्रांसमिट करने में या इनहेरिट करने में। तो जो साइटोप्लाज्म है इसे इनहेरिट कौन करती है, मदर। सो मदर यहां पे इनहेरिट करती है साइटोप्लाज्म। तो मेजॉरिटी ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो इनहेरिट होता है कहां से, मदर से। इसलिए हम कहते हैं यहां पे जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो कौन सी है, दैट इज मैटरनल। इसीलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का दूसरा नाम है मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्यों, क्योंकि यहां पे जिस जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे हम, या यहां पे हम जिस जीन्स की बात करेंगे, या यहां पे जिस क्रोमोसोम की बात करेंगे, वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो वही साइटोप्लाज्म ओवम कंट्रीब्यूट करता है इनटू द ऑफस्प्रिंग, इसलिए हम इसको नाम देते हैं मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्यों, क्योंकि यह होता है न्यूक्लियस के बाहर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। तो ये इनहेरिटेंस जो है ये साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होती है, साइटोप्लाज्म से पास ऑन होती है इनटू द ऑफस्प्रिंग, इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, या कह सकते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस, या कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ओवम होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, उस साइटोप्लाज्म में मेजॉरिटी ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स है। तो जो वो जैसे प्लांट्स में प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है, ह्यूमंस में से, एनिमल्स में से माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। तो हमने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना एक जेनेटिक मटेरियल है, इसी तरह जो प्लास्टिड उसका अपना जेनेटिक मटेरियल है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपना जेनेटिक मटेरियल पास ऑन करता है इनटू द ऑफस्प्रिंग, या प्लास्टिड अपना जेनेटिक मटेरियल पास ऑन करता है इनटू द ऑफस्प्रिंग, इसको हम कह सकते हैं प्लास्टिड, या हम इसको कह सकते हैं ऑर्गेनल इनहेरिटेंस भी, ऑर्गेनल
इनहेरिटेंस। तो कभी कभार हम जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है इसे हम कहते हैं ऑर्गेनल इनहेरिटेंस भी। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं जेनेटिक मटेरियल, वो कंट्रीब्यूट करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या वो कंट्रीब्यूट करता है कैरेक्टर्स। तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं ऑर्गेनल इनहेरिटेंस। सो टिल नाउ अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा कि व्हाट एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। हमने अभी तक जो भी इस यूनिट में पढ़ा था वो था न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स थे या जीनस की हम बात करते थे वो न्यूक्लियस से पास ऑन होकर ऑफस्प्रिंग में आते थे, इसलिए हमने उसको नाम दिया था न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। लेकिन जो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है तो देखा गया है कि साइटोप्लाज्म में भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जब वो साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर्स पास ऑन होता है इनटू द ऑफस्प्रिंग, हम उससे नाम देता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सिंपली हम कहेंगे द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, द ट्रांसमिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स from the cytoplasm into the offspring is known as cytoplasmic inheritance। अब चूंकि ध्यान से सुनिए, जब मेल गैमिट यानी कि स्पर्म फर्टिलाइज होता है ओवम के साथ, हमने देखा कि जो मेल स्पर्म होता है उसका मेजॉरिटी साइटोप्लाज्म मिड पीस में होता है। तो जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम के साथ, टेल डिजनरेट होती है, मीन जो स्पर्म का साइटोप्लाज्म है वो तो एंटर नहीं हुआ एग में, तो एग ने कंट्रीब्यूट किया, ओवम ने कंट्रीब्यूट किया साइटोप्लाज्म ऑफस्प्रिंग में। इसलिए जो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है इसे हम कहते हैं मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि यहां पे जो मेजॉरिटी साइटोप्लाज्म है, या अगर मैं ये कहूंगा टोटल साइटोप्लाज्म जो कंट्रीब्यूट करता है ऑफस्प्रिंग में, वो ओवम करता है, मदर करती है, इसलिए इसको नाम देते हैं मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो न्यूक्लियस के बाहर है, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी। नाउ जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में होते हैं ऑर्गेनेलीज भी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल इनहेरिटेंस भी। जो जीन साइटोप्लाज्म में होते हैं हम इनको नाम देते हैं साइटोजीन्स। द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं साइटोजीन्स। द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर नोन एज साइटोजीन्स, या इन्हें हम कहते हैं प्लाज्मोजीन्स भी, प्लाज्मोजीन्स। ध्यान से मेरे बेटा, सो दो नाम हमने, एक हमने नाम उसको दिया साइटोजीन्स, यानी कि वो जीन जो कहां पे पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, उन्हें हमने क्या नाम दिया? साइटोजीन्स, या हमने उनको नाम दिया प्लाज्मोजीन्स। कलेक्टिवली जो भी जेनेटिक मटेरियल, कलेक्टिवली वो सारे सबस्टेंस जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, कलेक्टिवली वो सारी जीन्स जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, हमने उनके लिए एक टर्म दी है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोन। प्लाज्मा, ध्यान से सुनिए, साइटोजीन्स और प्लाज्मोजीन्स, दीज आर द जीन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। वो सारे केमिकल, वो सारे सबस्टेंस जो साइटोप्लाज्म में होते हैं और पास ऑन होता है इनटू द ऑफस्प्रिंग, हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं प्लाज्मोन। जैसे हमने बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को नाम क्या देते हैं? न्यूक्लियोइड। इस तरह जैसे हम नाम देते हैं जीनोम, न्यूक्लियस के अंदर ह्यूमन या जो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमने उसको नाम दिया है जीनोम। इसी तरीके से जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में जो कलेक्टिवली ये सारा जेनेटिक मटेरियल, सारा मटेरियल होता है जो पास ऑन होता है इनटू द ऑफस्प्रिंग, हमने उसके लिए एक टर्म दिया है, उसका नाम है प्लाज्मोन। देखो बेटा, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है ये तीन तरह के होते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, दूसरा उसको बोलते हैं कापा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और थर्ड उसे बोलते हैं शेल इनहेरिटेंस या शेल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका पहला टाइप, वो है ऑर्गेनेलर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। देखेंगे कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो किस तरह पास ऑन होती है वाया ऑर्गेनेलीज। तो हमने पढ़ा है कि देयर आर सो मेनी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है या प्लास्टिड्स है जिनके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो यहां पे जो हम एग्जांपल स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे प्लास्टिड। तो यहां पे जो हम एग्जांपल स्टडी करेंगे दैट इज प्लास्टिड। और किस कॉन्टेक्स्ट में? एक प्लांट है, इसका नाम है मिराबिलस जलापा। मिराबिलस जलापा ये एक प्लांट है जिसे हम एक को नाम दे 4 o'clock प्लांट।
4 o'clock प्लांट में हम एक ऑर्गेनुलर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे, जो किसकी हम एग्जांपल कोट करेंगे, मिराबिलस जलापा की। मिराबिलस जलापा जिसे हम एक और नाम देते हैं 4 o'clock प्लांट, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो प्लास्टिड है वो इनहेरिट होता है, यानी कि जो प्लास्टिड्स है वो प्लास्टिड किस तरीके से पास ऑन होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। इसके हम एक और नाम देते हैं प्लास्टिड इनहेरिटेंस, कि किस तरीके से 4 o'clock प्लांट में किस तरीके, मिराबिलस जलापा में किस तरीके से प्लास्टिड जो है पास ऑन होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ध्यान से सुनिए। और यहां पे जो ये मिराबिलस जलापा है, इसमें ध्यान से सुनिए, इसमें हमने देखा है कि जो लीफ होता है, लीफ या ब्रांच, लेकिन ज्यादा हम डिस्कस करते हैं लीफ या ब्रांच, उनका 3 कलर्स होते हैं। जो मिराबिलस जलापा है, हम स्टडी करना चाहते हैं पहला साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटर, जिसका नाम है ऑर्गेनुलर, यानी कि किस तरह एक ऑर्गेनल पास ऑन होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, किस तरीके से एक ऑर्गेनल अपना कैरेक्टर पास ऑन करेगा। तो यहां पे जिस ऑर्गन की बात करेंगे वो है प्लास्टिड, और जो प्लांट है वो है मिराबिलस जलापा, और जो जिस साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया था उसका नाम था कॉरल कॉरिन्स, CORL, कॉरल CORRENS, कॉरल कॉरिन्स एक साइंटिस्ट था जिसने ये प्लास्टिड इनहेरिटेंस स्टडी किया, यानी कि जिसने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लास्टिड स्टडी किया था। तो यहां पे जो मिराबिलस जलापा है, इसके जो लीफ या ब्रांच वो 3 कलर के होता है, एक जो है ग्रीन कलर, दूसरा जो होता है पेल, और तीसरा उसको बोलता है वेरीगेटेड। ध्यान से देखिए, एक कलर है ग्रीन, दूसरा है पेल और तीसरा है वेरीगेटेड। ये 3 तरह के कलर्स पाए जा सकते हैं मिराबिलस जलापा या 4 o'clock प्लांट के लीफ या ब्रांच में। यानी कि मिराबिलस जलापा का जो लीफ है, या तो वो ग्रीन कलर का होगा, या वो पेल कलर का होगा, या वो वेरीगेटेड होगा। पहले तो ग्रीन तो पता ही है, अगर हम बात करेंगे, अगर हम किसी से भी पूछेंगे, अगर आपसे भी पूछेंगे कि ग्रीन कलर किसकी वजह से है, तो आप सीधे बोलेंगे सर इट्स बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यानी कि जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्रोप्लास्टिड्स, जब वो कन्वर्ट होंगे किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, जिसमें क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी या क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, तो वो ग्रीन बनाते हैं। तो जो लीफ, जिस लीफ में क्लोरोप्लास्ट होगा या जिस ब्रांच में क्लोरोप्लास्ट होगा, उसका कलर ग्रीन होगा। इस क्लोरोप्लास्ट को बनाने वाला जो जीन है वो है जी, उसको मैंने जी से डिनोट किया। इसी तरह जो पेल है, इट्स एक्चुअली कलरलेस, क्योंकि इसमें देखा गया है ल्यूकोप्लास्ट, पढ़ा है हमने 11th क्लास में, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट दैट मीन जो मिराबिलस जलापा है, इसके लीफ का कलर अगर पेल होगा मींस उसमें ल्यूकोप्लास्ट है, कलरलेस जो हम कह सकते प्लास्टिड्स है। तो इस ल्यूकोप्लास्ट को बनाने वाला जो है, मैंने उसे डिनोट किया जीन को पी से। उसके बाद वेरीगेटेड मींस उसमें ग्रीन भी है, उसमें पेल भी है, और उसमें यानी कि अदर कलर्स भी है, अदर कलर्स। प्लीज ये अंडरस्टैंड कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन मींस उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, ठीक है बेटा। वो जब हम कहेंगे कि उसमें क्लोरोप्लास्ट है तो कलर ग्रीन आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे पेल की, मींस उसमें ल्यूकोप्लास्ट है, तभी तो पेल कलर आ जाएगा। यानी कि उसमें कलर नहीं है या जर्द रंग का है, पेल कलर का है, दैट्स बिकॉज ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। और उसमें कुछ और कलर्स है अदर देन ग्रीन के, वो है बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। सो दैट मीन्स उस लीफ में, मिराबिलस जलापा के लीफ या ब्रांच में मुख्तलिफ कलर्स है, ग्रीन भी है, कलरलेस भी है, मल्टी कलर्ड भी है। इसको हमने नाम दिया है वेरीगेटेड, और इसे हमने डिनोट किया है GV से। सो अब ध्यान से, अब हमारे पास मिराबिलस जलापा जो है, उसमें जो लीफ होता है, उसका जो ब्रांच होता है, 3 कलर के हो सकते हैं। या वो ग्रीन कलर का होगा, अगर वो ग्रीन कलर का होगा मींस उसमें क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है, और उस क्लोरोप्लास्ट को बनाने वाला जो जीन है वो है जी। इसी तरह अगर उसका कलर पेल है मींस उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, मींस उसमें सिर्फ ल्यूकोप्लास्ट है, और उसको बनाने वाला, उस ल्यूकोप्लास्ट को बनाने वाला जो जीन है वो है पी। इसी तरह अगर वेरीगेटेड है मींस इसमें बहुत सारे कलर्स है, मिक्सिंग ऑफ कलर्स है, ग्रीन भी होगा, पेल भी होगा, और मल्टी कलर भी होगा। ग्रीन होगा बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, पेल होगा बिकॉज ऑफ ल्यूकोप्लास्ट,
एंड अदर कलर्स बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। मीन जो वेरीगेटेड है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, ल्यूकोप्लास्ट भी है, क्रोमोप्लास्ट भी है, और इसके लिए जो जीन मैंने डिनोट किया दैट इज वी। अब हमारे पास टोटल 3 जीन्स है, जीन जी, जीन पी और जीन वी। ये जीन 3 जो है, जीन जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन कलर, जीन पी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेल दैट्स अ ल्यूकोप्लास्ट, एंड जीन वी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरीगेटेड मल्टी कलर्स, डिफरेंट कलर्स। एंड ये तीनों जीन्स कहां पाए जाते हैं? इन द जीनोम ऑफ प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। ध्यान से, ये तीनों जीन, चाहे जीन जी हो, जीन पी हो, जीन वी हो, ये तीनों जीन्स कहां पाए जाते हैं? प्लास्टिड के जीनोम में। यानी कि हमने पढ़ा है कि प्लास्टिड के पास अपना एक डीएनए होता है, उसी डीएनए में ये जीन्स पाए जाते हैं, और ये प्लास्टिड कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। और जब यही प्लास्टिड पास ऑन होता है तो यही देता है कलर। ध्यान से सुनिए, अगर प्लास्टिड में जी जीन होगा तो ग्रीन कलर आ जाएगा, पी जीन होगा तो पेल कलर आएगा, वी जीन होगा तो वेरीगेटेड आ जाएगा। अब हम देखेंगे एक व्हील ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कि किस तरीके से ये जीन जो है पास ऑन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नीट पर्सपेक्टिव के लिए भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि किस तरीके से ये जो जीन्स है पास ऑन होते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू ऑफस्प्रिंग्स। इसके लिए एक डायग्राम बनानी है। देखो बेटा, एक क्रॉस करते हैं हम पहले। सपोज ये मेरे पास मेल है और ये मेरे पास फीमेल है, ठीक है। ये मेल मिराबिलस जलापा और ये फीमेल मिराबिलस जलापा। मेल जो है ये है पेल इन कलर, और जो फीमेल है इट्स ग्रीन इन कलर। समझाना है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कैसे होती है। ध्यान से सुनिए, मेल जो है ये पेल इन कलर को, दैट मीन इसमें कौन सा जीन है? इसमें जीन पी है। और जो फीमेल मिराबिलस जलापा है उसका लीफ का कलर क्या है? ग्रीन। तो इसमें कौन सा जीन है? जी। अब जब हम क्रॉस करेंगे, जो F1 होते हैं सारे F1 ग्रीन होते हैं। ध्यान से सुनिए, सारे F1 क्या होते हैं? ग्रीन कलर होते हैं। सो दैट मीन्स जो मेल होता है, मेल जो है उस पेल इन कलर है, और जो फीमेल है वो है ग्रीन इन कलर। तो जब इन दो के बीच में क्रॉस होता है, जो F1 होता है वो क्या है? ग्रीन ही होता है। गो इस F1 में जो कैरेक्टर आया वो कहां से आया? मदर से। यानी कि इसने कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस किया? अपनी मां का कैरेक्टर एक्सप्रेस किया। इट मींस इसमें जो कैरेक्टर्स आते हैं वो कहां से आते हैं? मदर से। गो यहां पे जो एक्सप्रेस हुआ F1 में वो कौन सा हुआ? वो फीमेल का जीनोम हुआ, वो फीमेल का साइटोप्लाज्म। क्योंकि ये जीन जी और जीन पी दोनों जीन्स कहां पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। आप अंडरस्टैंड कीजिए, जो पेल कलर है यानी कि ल्यूकोप्लास्ट या जो क्लोरोप्लास्ट है ये होता है प्लास्टिड्स में, ये होता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन आप देखिए, जो मेल है, मेल के पास पेल है यानी कि ल्यूकोप्लास्ट है, वो मेल के साइटोप्लाज्म में ल्यूकोप्लास्ट है, फीमेल के साइटोप्लाज्म में क्या है? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जो F1 है वो सारे क्या निकले? ग्रीन। इट मींस यहां पे किसने वो कंट्रीब्यूट किया? साइटोप्लाज्म, फीमेल ने। क्योंकि जिन जीन्स की हम बात करें वो न्यूक्लियस में नहीं है, वो बल्कि कहां पे है? साइटोप्लाज्म। अगर वो न्यूक्लियस में होते तो वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते, जिसमें हमने दिखाया कि किस तरीके से एक डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होता है। जैसे हमने पढ़ा है टॉल वर्सेस ड्वार्फ, कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी, कैपिटल टी तो वहां पे जो गेमीटोजेंस हो गए, कैपिटल टी उसका गया स्मॉल टी। फिर जब कैपिटल टी और स्मॉल टी फ्यूज हो गए तो बन गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। हमने कहा F1 इज टॉल, क्या है? क्योंकि उसमें जो मेल है वो है डोमिनेंट। तो यहां पे जो हम स्टडी कर रहे हैं, यहां पे चाहे हम पेल की बात करेंगे या ग्रीन की बात, क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे या हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे, ये न्यूक्लियस में नहीं है, बल्कि ये कहां पे पाया जाता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें? प्लास्टिड्स में होता है। तो जब यहां पे गेमीटोजेनेसिस हो गई, यानी कि जब यहां पे F1 बन गया, जब यहां पे ऑफस्प्रिंग बन गया, उस ऑफस्प्रिंग में जिसने मेजॉरिटी साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट किया उसी का कैरेक्टर आ गया। तो यहां सीधे दिखता है कि ये जो F1 है ये ग्रीन है। तो इन दो पेरेंट में से कौन ग्रीन है? फीमेल ग्रीन है।
इट मीन जो फीमेल होती है, जो मदर होती है, वही अपना साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हमने पहले स्टडी किया। मेल तो बिल्कुल नेग्लिजिबल, या मैं ये कह सकता हूं मेल साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है। जो साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करता है वो सिर्फ फीमेल कंट्रीब्यूट करती है। और जो ये जीन जी है या जीन पी है, ये कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, इसलिए कलर क्या आ गया? ग्रीन। अब मैं इसी क्रॉस का रेसिप्रोकल क्रॉस लेता हूं। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? ध्यान से सुनिए, यहां पे अगर मेल है और ये है फीमेल, ठीक है बेटा। नाउ मेल जो है वो है ग्रीन और फीमेल जो है वो क्या है? पेल। अब मैंने उल्टा किया, उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। एंड दिस इज जी। इस क्रॉस में हमने क्या देखा? इस क्रॉस में हमने देखा कि जो मेल था वो पेल था और जो फीमेल है वो ग्रीन है, तो सारे F1 क्या बन गए? ग्रीन। लेकिन यहां मैंने उल्टा किया, रेसिप्रोकल क्रॉस, मैंने मेल लिया ग्रीन और फीमेल लिया पेल। जरा देखते हैं क्या होगा। जो F1 है, F1 सारे पेल, ऑल F1 वाई पेल। अंडरस्टैंड कीजिए, यहां फीमेल थी ग्रीन तो यहां F1 भी ग्रीन, यहां फीमेल है पेल तो ऑल F1 एंड पेल। इट मीन्स कि यहां पे कंट्रीब्यूट किया साइटोप्लाज्म मदर ने, यहां भी साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट कौन करता है? मदर। वो मेल का कलर से कोई लेना देना नहीं है। मेल के पास प्लास्टिड है, मेल के पास साइटोप्लाज्म है, लेकिन उसके साइटोप्लाज्म की कोई कदर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेल बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करता है। जो मेजॉरिटी साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करता है वो कौन करती है? फीमेल करती है। तो फीमेल के साइटोप्लाज्म में जो प्लास्टिड है वो क्या है? केस 1 में ग्रीन, तभी तो F1 आया ग्रीन। केस 2 में मदर के यानी कि जो फीमेल है, फीमेल के गैमीट में, फीमेल के ओवम में जो प्लास्ट है वो कौन सा? पेल, इसलिए यहां भी क्या आया? पेल। सो फ्रॉम दीज टू क्रॉस इट्स क्लियर कि जो इनहेरिटेंस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म पास ऑन होगा वही कैरेक्टर डेवलप करेगा और जो ज्यादा साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करेगा वही कैरेक्टर आ जाएगा। यहां केस फर्स्ट में हमने देखा कि जो मदर है वो सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म पास ऑन करती है और जो मेल है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल या टोटली नहीं देता है साइटोप्लाज्म। सो इसीलिए यहां जब साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस हो गई, यहां कैरेक्टर आ गया ग्रीन, क्योंकि ये जो ग्रीन था ये तो प्लास्टिड में है, साइटोप्लाज्म है फीमेल के। यहां कलर आया पेल, क्योंकि वो पेल जो वो जो प्लास्टिड है, पेल है ल्यूकोप्लास्ट, वो तो साइटोप्लाज्म है मदर के, इसलिए उसने इसको प्रोवाइड किया। तो ये दो क्रॉस से हमें पता चलता है कि किस तरीके से ऑर्गेनल इनहेरिटेंस होती है। इसके लिए अब हम बनाएंगे एक व्हील स्ट्रक्चर। उस व्हील से हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है प्रोजेनी कलर दिखती है या प्रोजेनी का जो कलर है वो कैसे दिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं व्हील ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। व्हील ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। हां, तो अब हम देखेंगे व्हील ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन मिराबिलस। देखिए ये क्या है, ध्यान से देखिए। यह है फीमेल गैमीट, ध्यान से देखिए। यहां तो कलर्ड होने चाहिए थे, मार्कर अनफॉर्चुनेटली नहीं है। यह है फीमेल गैमीट, ध्यान से सुनिए। मिराबिलस जलापा का फीमेल गैमीट। तो फीमेल जो होती है, फीमेल गैमीट में या तो ग्रीन जीन होगा या फिर पी जीन होगा या फिर वी जीन होगा। अंडरस्टैंड प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। जो फीमेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट 3 तरह के हो सकती है। या तो फीमेल गैमीट में कौन सा जीन होगा? जी जीन, यानी कि क्लोरोप्लास्ट वाला जीन। या फिर फीमेल में कौन सा जीन होगा? ल्यूकोप्लास्ट वाला जीन। या फिर फीमेल में कौन सा जीन होगा? वेरीगेटेड जीन। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है। या तो फीमेल में कौन सा जीन होगा? जीन जी, जो क्या बनाएगा? क्लोरोप्लास्ट। या फिर उसमें कौन सा जीन होगा? जीन पी, जो क्या बनाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। या फिर जीन वी होगा जो क्या बनाएगा? वेरीगेट यानी कि मल्टी कलर्स। अब जरा आ जाएंगे मेल पे। जो मेल गैमीट है, दिस है मेल गैमीट। तो मेल गैमीट में क्या पॉसिबिलिटीज है? ध्यान से देखिए। देखिए, जो मेल होता है, ऑल्दो मेल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा साइटोप्लाज्म, लेकिन मेल के पास प्लास्टिड है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा जो फीमेल होती है उसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो उसमें ग्रीन जीन होगा यानी कि क्लोरोप्लास्ट वाला जीन, या उसमें ल्यूकोप्लास्ट वाला जीन होगा जीन पी, या उसमें वेरीगेट वाला जीन होगा जीन वी। ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसी तरीके से जो मेल होता है, मेल में
तीन पॉसिबिलिटीज है। ध्यान से देखिए कैसे। सबसे पहले ये देखिए, उसमें या तो जीन जी होगा, ठीक है, या उसमें जीन पी होगा, या उसमें जीन वी होगा। अंडरस्टैंड? अगर उसमें जीन जी होगा, अगर उसमें जीन पी होगा, अगर उसमें जीन वी होगा, तो सपोज यहां जो फीमेल गैमीट है ना, सपोज फीमेल गैमीट के पास कौन सा जीन है? जीन जी। फीमेल गैमीट के पास जो जीन है वो कौन सा जीन है? जीन जी। और जो मेल हो सकता है, मेल के उस वक्त तीन पॉसिबिलिटी है। अगर सपोज यहां हम क्रॉस करवा रहे, ये है मेल और ये है फीमेल। सपोज फीमेल के पास कौन सा जीन है? जीन जी। तो मेल के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है उस वक्त? तीन। या तो मेल के पास जी जीन होगा, या मेल के पास पी जीन होगा, या मेल के पास वी जीन होगा। सो इफ फीमेल कंटेन्स जी जीन, यानी कि अगर फीमेल के साइटोप्लाज्म में जो प्लास्टिड है वो क्लोरोप्लास्ट है। अगर फीमेल के गैमीट में अगर फीमेल के गैमीट के साइटोप्लाज्म में जो प्लास्टिड होगा वो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। मींस कौन सा जीन? जी। उस वक्त जो मेल उसके साथ फ्यूज होगा, उसमें तीन तरह के जीन्स हो सकते हैं। या तो उसमें क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड होगा, या उसमें पेल यानी कि ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड होगा, या उसमें वेरिगेट यानी कि क्लोरोप्लास्ट भी, ल्यूकोप्लास्ट भी, क्रोमोप्लास्ट भी हो सकता है। सो जो मेल होगा, मेल के पास तीनों पॉसिबिलिटीज है। अगर फीमेल में क्लोरोप्लास्ट है, अगर फीमेल में जी जीन है, उस वक्त जो मेल उस फीमेल के साथ फ्यूज होगा, उस मेल के पास तीनों जीन्स हो सकते हैं। उस मेल के पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो उसके पास जीन जी होगा, या उसके पास जीन पी होगा, या उसके पास जीन वी होगा। इसी तरीके से अगर अब मदर, ध्यान से सुनिए, अब अगर मदर के पास क्या है? ल्यूकोप्लास्ट जीन यानी कि जीन पी। मदर के पास कौन सा जीन है? जीन पी। तो जो मेल है, मेल के पास अगेन तीन पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या? या मेल के पास क्लोरोप्लास्ट वाला जीन होगा, जीन जी, या मेल के पास ल्यूकोप्लास्ट वाला जीन होगा, या मेल के पास वेरिगेट वाला जीन होगा। फिर से कह रहा हूं, अगर फीमेल के पास ल्यूकोप्लास्ट वाला जीन है, अगर फीमेल के साइटोप्लाज्म में ल्यूकोप्लास्टिड है, तो उस वक्त जो मेल उस फीमेल के साथ फ्यूजन करेगा, उसके पास या तो क्लोरोप्लास्ट वाला जीन होगा, या फिर ल्यूकोप्लास्ट वाला जीन होगा, या फिर वेरिगेट वाला जीन होगा। तो यहां भी कितने पॉसिबिलिटीज है? तीन पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या? जी, पी एंड वी। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अगर मदर वेरिगेटेड है, यानी कि मदर के पास ग्रीन भी है, मदर के पास शाबाश ल्यूकोप्लास्ट भी है, पेल कलर, और मदर के पास मल्टी कलर से वेरिगेटेड भी, तो उस वक्त जो मेल है, मेल के पास अगेन थ्री पॉसिबिलिटीज है। मेल के पास या जीन जी होगा, या जीन पी होगा, या जीन वी होगा। तो यहां अगेन तीन पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या? जी, पी और वी। इज द क्लियर? सो पहला जो हमने दिखाया, ये हमने दिखाया फीमेल का जीन, यानी कि फीमेल के जीनों में तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी कि जो फीमेल गैमीट है, या तो उसके पास जीन जी होगा, या उसके पास जीन पी होगा, या उसके पास जीन वी होगा। लेकिन जो मेल, यानी कि वो मेल गैमीट जो वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, सपोज फीमेल के पास जीन जी है, तो मेल के पास ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर फीमेल के पास पी जीन है, तो मेल के पास ये तीन पॉसिबिलिटीज है। अगर फीमेल के पास वी जीन है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब ऑफस्प्रिंग्स, प्रोजेनी। अब हम थर्ड लेंगे, इसकी प्रोजेनी। देखिए प्रोजेनी क्या है, यानी कि जब ये और ये आपस में फ्यूज करेंगे, जब ये फ्यूजन करेंगे, यानी कि जब मेल और फीमेल गैमीट क्या करेंगे? आपस में फ्यूज। तो उसके बाद क्या होगा? ध्यान से देखिए, तीन पॉसिबिलिटीज है यहां पे भी। Please, it's very important. Understand this. Very important. इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूं सो दैट ये मल्टी कलर मार्कर होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मेल, ध्यान से सुनिए, यहां पे मेल गैमीट है, मैंने अभी यहां पे दिखाया, मेल क्रॉस विद फीमेल। अभी ये क्रॉस मैंने दिखाया है।
फीमेल के पास साइटोप्लाज्म में जो प्लास्टिड है वो कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। मेल के पास अगर क्लोरोप्लास्ट है, सपोज अगर मेल के पास कौन सा प्लास्टिड है? क्लोरोप्लास्ट। वो मेल के पास कौन सा जीन है? फीमेल के पास जीन जी है, मेल के पास भी जीन जी। तो जो F1 होगा वो क्या होगा? ऑल आर ग्रीन। ठीक है। सेकंड, अगर मेल के पास P जीन है, यानी कि मेल के साइटोप्लाज्म में जो प्लास्टिड है वो कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन फीमेल के साइटोप्लाज्म में कौन सा प्लास्टिड? क्लोरोप्लास्ट। F1 क्या होगा? ग्रीन। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, बाप कोई भी साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट नहीं करता है। मेल गैमीट का साइटोप्लाज्म F1 में नहीं जाता है। सिर्फ साइटोप्लाज्म कौन कंट्रीब्यूट करता है? वो करती है मदर। यहां मदर क्या है? ग्रीन। सो इनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गो अगर वेरीगेटेड है, होने दो। यहां कौन साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है? मदर। सो सारा कैरेक्टर कौन डिटरमाइन करेगा? मां। मां का कैरेक्टर क्या है? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जीन जी। तो उसके F1 में भी क्या होंगे? सारे क्या होंगे? F1 ग्रीन। सारे F1 क्या होंगे? ग्रीन। क्यों होंगे? क्योंकि बाप जो होता है, जो मेल होता है, मेल साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट नहीं करता है। भले ही मेल के पास क्लोरोप्लास्ट हो, भले ही मेल के पास ल्यूकोप्लास्ट हो, भले ही मेल के पास वेरीगेटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा किससे? मदर से। क्योंकि मदर का जीनोम जो है, मदर का जो साइटोप्लाज्म है, उसमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा? जी। तो दैट मीन्स ये सारे क्या होंगे? ग्रीन। सो सारे ये जो होंगे ये क्या होंगे? ये सारी प्रोजेनी क्या होगी बेटा? ये सारी प्रोजेनी ग्रीन होगी। क्यों होगी ग्रीन? क्योंकि उनकी मदर जो है वो है ग्रीन कलर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से दूसरा क्रॉस फीमेल। फीमेल क्या है? पेल, यानी कि इसमें फीमेल के पास कौन सा प्लास्ट है? ल्यूकोप्लास्ट। बाप यानी कि मेल अगर ग्रीन है, मेल अगर ग्रीन है जी जीन वाला, फीमेल के पास कौन सा जीन है? पी, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। व्हाट विल बी द F1? F1 जो होगा वो होगा P, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, पेल इन कलर। क्यों? क्योंकि यहां फादर के प्लास्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा मदर से। क्योंकि यहां साइटोप्लाज्म प्रोवाइड कौन करती है? मदर। तो मदर के साइटोप्लाज्म में जो प्लास्टिड है वो कौन सा कलर है? वो है पेल इन कलर, वो है ल्यूकोप्लास्ट। तो मदर के साइटोप्लाज्म में जो प्लास्टिड है वो है ल्यूकोप्लास्ट। तो वही साइटोप्लाज्म जब F1 में चला जाएगा वही कैरेक्टर आ जाएगा। कौन? पेल, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। भले ही बाप के पास कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। भले ही बाप के पास क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। भले ही बाप के पास क्या है? वेरीगेटेड। लेकिन सारे F1 क्या आ जाएंगे? पेल। तो यहां सब क्या आ जाएंगे? पेल, पेल, पेल। सो यहां बाप के होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द साइटोप्लाज्म इज प्रोवाइडेड बाय मदर। इज इट क्लियर? तो यहां मदर ग्रीन थी, इससे सारे F1 ग्रीन आ गए। यहां मदर क्या थी? पेल, इससे सारे F1 क्या आ गए? पेल। सो ऑल आर पेल। इज इट क्लियर? नाउ यहां इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मदर है वेरीगेटेड। और वेरीगेटेड क्या होता है? मींस उसके पास ग्रीन भी है। ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह मदर है, ठीक है। मदर के पास V है, वेरीगेटेड। और जो फादर है, फादर के पास क्या है? या होगा G, या होगा P, या होगा V। क्रॉस देखिए, वेरीगेटेड मींस उसके पास ग्रीन कलर है, यानी कि उसके पास G जीन भी है। यानी कि जो वेरीगेटेड है वो बनाएगा ग्रीन कलर भी, वो बनाएगा पेल कलर भी, वो बनाएगा वेरीगेटेड। यानी कि जो V मींस इसमें तीनों प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी है, ल्यूकोप्लास्ट भी है, क्रोमोप्लास्ट भी है। वेरीगेटेड मींस उसमें तीनों प्लास्टिड्स है। अब ध्यान से देखिए, अगर मदर वेरीगेटेड मींस उसमें G है, तो बाप क्या है? G। छोड़े बाप से हमें कुछ लेना नहीं। अगर मदर के पास क्या है? G, वेरीगेटेड ना, मल्टी कलर्ड, मतलब वेरीगेटेड मींस उसमें क्लोरोप्लास्ट के भी जीन्स है, ल्यूकोप्लास्ट के जीन्स भी है, और क्रोमोप्लास्ट के जीन्स भी, यानी कि तीनों जीन्स है उसमें। तो दैट मींस या तो मदर का सिर्फ G जीन एक्सप्रेस होगा, देखिए सिर्फ G जीन एक्सप्रेस होगा, या फिर मदर का सिर्फ P एक्सप्रेस होगा, या फिर मदर का V एक्सप्रेस होगा।
तो यहां जो F1 होगा, ध्यान से सुनिए, F1 में या सिर्फ सारे F1 क्या हो सकते हैं, ग्रीन कलर की। क्यों? क्योंकि मदर के पास ग्रीन है, खाली वही एक्सप्रेस हुआ। या पेल भी हो सकते हैं, वेरीगेटिव भी, यानी कि ये जो F1 है वो आधे ग्रीन भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मदर के पास तीनों जीनोम्स है, मदर के पास तीनों प्लास्टिड है। वेरीगेटेड, वेरीगेटेड मीन जिसके पास क्लोरोप्लास्ट भी होगा, ल्यूकोप्लास्ट भी होगा और क्रोमोप्लास्ट भी होगा। तो यहां जो F1 होगा या तो वो ग्रीन होगा क्योंकि मदर के पास ग्रीन भी है, या वो पेल हो सकता है, मदर के पास पेल भी है, या वो वेरीगेट होंगे, तीनों कलर होंगे क्योंकि मदर वेरीगेटेड है। या सिर्फ क्योंकि वेरीगेटेड मीन्स तीनों होना, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, उसमें ल्यूकोप्लास्ट भी है और उसमें क्रोमोप्लास्ट भी है। गो अगर सिर्फ मदर का क्लोरोप्लास्ट F1 में चला गया तो वो ग्रीन होंगे, अगर मदर का ल्यूकोप्लास्ट चला गया F1 में तो वो ल्यूकोप्लास्ट होंगे, पी होंगे, पेल होंगे। अगर मदर का वेरीगेटेड जीन चला जाए तो वो वेरीगेटेड, वो तीनों कलर्स होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है, यहां भी वही है, ध्यान से देखिए। या वो होंगे ग्रीन, या वो होंगे पेल, या वो हो सकते हैं वेरीगेटेड। क्यों? मदर खुद क्या है, वेरीगेटेड, यानी कि मदर के पास जीन जी है तो वो F1 में भी एक्सप्रेस हो सकता है। मदर के पास जीन पी भी है तो वह F1 में भी हो सकता है। मदर के पास जीन वी है, यानी कि जो F1 है वो ग्रीन भी हो सकते हैं, पेल भी हो सकते हैं और वेरीगेटेड भी हो सकते हैं। और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, जी पी वी। तो ये जो है यहां there will be some F1 will be green, pale or variegated, मीन्स वो तीनों कलर हो सकते हैं। वो ग्रीन, यानी ये इस वाले में, सिर्फ इसमें, या वो ग्रीन भी हो सकते हैं, वो पेल भी हो सकते हैं, वो वेरीगेटेड भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मदर खुद क्या है, वेरीगेटेड। वेरीगेटेड मीन्स कि मदर के पास तीनों जीन्स है, जीन जी भी है, जीन पी भी है और जीन वी भी है। अब उन तीन में कौन एक्सप्रेस होगा F1 में, दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि मदर तो साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करती है। जब मदर साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट करेगी उसमें ग्रीन भी आ जाएगा, पेल भी आ जाएगा, वेरीगेट भी आ जाएगा। तो F1 में तीनों कलर्स आ सकते हैं, क्योंकि F1 जो है, मैंने पहले ही कहा, जो वेरीगेटेड है, वेरीगेटेड मीन्स जिसमें तीनों प्लास्टिड्स होंगे, ल्यूकोप्लास्ट भी, क्लोरोप्लास्ट भी और क्रोमोप्लास्ट भी। तो जिस मदर में, जिस फीमेल गैमीट में कौन सा जीन होगा, जीन वी, मीन्स वो ग्रीन कलर भी बनाएगी क्लोरोप्लास्ट, वो ल्यूकोप्लास्ट भी बना सकती है पी, और वो वेरीगेटेड भी बना सकती है। सो ये कॉम्बिनेशन F1 में पास। दिस इज नोन एज व्हील ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन मिराबिलस जलापा। तो ये एग्जांपल हमने कोट की, किसकी, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की। इसके बगैर दो चार एग्जांपल्स है, जैसे इंपॉर्टेंट है इनोथेरा लेमार्कियाना, सब होता है इवनिंग प्राइमोस, उसमें भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इसी तरह अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा, एक न्यूरोस्पोरा जो एक फंजा है, उसमें भी होता है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। उसमें एक जीन है, उसको बोलते हैं पोकिनस जीन। ये सब नोट पे लिखा है, यहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पोकिनस, पोकिनस ड्वार्फ जीन। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस जो होती है, वहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें होता है जीन ऑफ पोकिनस, तो वो पास ऑन होता है। यानी कि जो न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा एक फंजा है, न्यूरोस्पोरा एक फंजा है। तो जो फंजा होता है, वहां फंजे जो F1 है वो बन जाते हैं शॉर्ट स्टैचर, ड्वार्फ होता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो जीन ऑफ पोकिनस है वो किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मदर में। तो दैट मीन जब मदर फीमेल गैमीट पास ऑन करती है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके जो F1 है वो सारे शॉर्ट स्टैचर होता है, ड्वार्फ होता है, उनमें पोकिनस होती है। दैट इज बिकॉज ऑफ पोकिनस जीन प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह एक और है, इसी तरह होता है पिटाइट, यीस्ट होता है एक, यीस्ट में भी एक ड्वार्फिज्म होती है। यीस्ट में भी ड्वार्फिज्म है। वहां पे जो होती है पिटाइट, पिटाइट मीन्स PETITE, पिटाइट, पिटाइट मीन्स ड्वार्फ, शॉर्टनेस। ये जो जीन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये भी एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। यानी कि किस तरीके से यीस्ट में, यानी कि जब मेल और फीमेल यीस्ट आपस में फ्यूज होकर जब उनका F1 होता है, उस F1 में वो सारे क्या होता है, शॉर्ट, यानी कि ड्वार्फ। क्यों? क्योंकि वहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया में जीन होता है, पिटाइट जीन, वो पास ऑन होता है मदर से लेकर ऑफस्प्रिंग तक। दीज आर सम एग्जांपल्स। या इसी तरह एक मेज है, मेज में क्या होता है, वहां पे होता है आयोजैप,
मेज जो होता है, मेज में होता है आयोजैप। आयोजैप क्या होता है? दैट्स अ मिक्सिंग ऑफ ग्रीन एंड येलो कलर्स, ग्रीन एंड येलो कलर्स होते हैं वहां पे। ये भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया से पास ऑन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या हम कह सकते हैं दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनुलर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मैंने यहां पे जो एग्जांपल आपको डिटेल में समझाई दैट वाज मिराबिलस जलापा, कि किस तरीके से मिराबिलस जलापा के लीफ के जो कलर्स होता है, चाहे ग्रीन होगा, येलो पेल होगा या फिर वेरीगेटेड होगा, वो किस तरह मदर से पास ऑन होता है। तो इसी तरीके से यीस्ट में जो डिवॉर्फिज्म होता है वो किस तरह पिटाइटिस होती है, वो आती है मदर से, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस से। इसी तरह मेज में जो आयोजैप होता है, मिक्सिंग कलर्स होते हैं ग्रीन और येलो के, वो कैसे आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से। दीज वर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनुलर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये हमारा पहला जो है टाइप कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा लेंगे, उसे हम बोलते हैं कापा। ना दूसरा इनहेरिटेंस है वो है कापा पार्टिकल इनहेरिटेंस। ये होता है पैरामीशियम ओरेलिया का। एग्जांपल हम लेंगे पैरामीशियम ओरेलिया। पैरामीशियम ओरेलिया है जो हमने लास्ट 11th क्लास में पढ़ा हुआ एक एग्जांपल है पैरामीशियम ओरेलिया। तो उसी की हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, कापा पार्टिकल इनहेरिटेंस। देखिए कापा पार्टिकल जो है इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, ध्यान से देखिए, ये है कापा। ये एक्चुअली जो एक कापा पार्टिकल होते हैं ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं सिम्बायोट्स होते हैं। ये पैरामीशियम में एक्चुअली क्या होते हैं? सिम्बायोट्स। ये पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम में ये एज अ सिम्बायोट होते हैं या एज अ इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या होता है, ये जो कापा पार्टिकल्स है ये एक्चुअली पैरामीशियम खुद नहीं बनाता है, यानी कि कापा पार्टिकल के जो जीन्स हैं वो पैरामीशियम में नहीं होते बल्कि बाहर से आते हैं। सो पैरामीशियम ओरेलिया में जो ये कापा पार्टिकल्स होते हैं ये इनके अपने नहीं है, यानी कि पैरामीशियम में ऐसा कोई जीन है ही नहीं जो कापा पार्टिकल बनाएगा, बल्कि ये कापा पार्टिकल कहां से आते हैं? ये आते हैं बाहर से। कहां से आते हैं? बाहर से आते हैं। सो जो ये कापा पार्टिकल्स है ये आते हैं बाहर से और एंटर होते हैं कहां पे? साइटोप्लाज्म में। लेकिन जब ये साइटोप्लाज्म में कापा पार्टिकल आते हैं, साइटोप्लाज्म में ये जो कापा पार्टिकल इनको डिवीजन के लिए एक जीन की जरूरत पड़ती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड इट। जो कापा पार्टिकल है, कापा पार्टिकल खुद होता है बाहर, ये साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, ये पैरामीशियम ओरेलिया में नहीं होता है, यानी कि पैरामीशियम ओरेलिया ये नहीं बना सकता है। तो क्या होता है कि जो पैरामीशियम में ये कापा पार्टिकल इनको बाहर से आते हैं ना, जो ये कापा पार्टिकल है ये रहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि जब ये बाहर से आते हैं पैरामीशियम में तो ये रहते हैं पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में। अब जब ये पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में रहते हैं, इनको डिवीजन करने के लिए एक चीज की जरूरत है, एक जीन की जरूरत है, उसको बोलते हैं जीन के। उसे क्या बोलते हैं? जीन के। देखिए ये है कापा पार्टिकल जो इन्फेक्शियस एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। एक जीन है उसका नाम है के, जीन के। ये पाया जाता है कहां पे? न्यूक्लियस में। अंडरस्टैंड, दिस के जीन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम। कंफ्यूज नहीं होना खुद को, कंफ्यूज नहीं करना खुद को। कापा पार्टिकल जो है ये पैरामीशियम का अपना पार्टिकल नहीं है, पैरामीशियम के पास ऐसा जीन नहीं है जो कापा पार्टिकल बनाएगा। तो फिर कापा पार्टिकल कहां से आता है? बाहर से आता है पैरामीशियम। पॉइंट नंबर 1। लेकिन जब ये बाहर से आते ये चले जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और डिवीजन के लिए उन्हें किस जीन की जरूरत है? के जीन की। और के जीन कहां पाया जाता है? इन द न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम। सो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको कभी कभी बोलते हैं सिम्बायोट भी। ना क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, अगर कापा पार्टिकल साइटोप्लाज्म में, अगर कापा पार्टिकल कहां पे? साइटोप्लाज्म में, और यहां पे जो जीन के या तो ये डोमिनेंट कंडीशन में है या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में। प्लीज अंडरस्टैंड, जिस पैरामीशियम में एक क्या होगा? कापा पार्टिकल, और दूसरा क्या होगा? जीन के, यानी कि इन डोमिनेंट और इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, उस पैरामीशियम को हम बोलते हैं किलर पैरामीशियम, यानी कि वो पैरामीशियम किलर कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक इन्फेक्शियस एजेंट है कापा, और उस कापा के डिवीजन के लिए किस जीन की जरूरत है? जीन के की। और वो जीन के कहां है? न्यूक्लियस में। किसके न्यूक्लियस में? पैरामीशियम के न्यूक्लियस में। रिपीट कर रहा हूं, कापा पार्टिकल इज इन्फेक्शियस एजेंट,
ये बाहर से आता है पैरामीशियम में और ये रहता है साइटोप्लाज्म में। डिवीजन के लिए चाहिए जीन के, कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में। किसके न्यूक्लियस में? पैरामीशियम। सो दीज टू आर डिपेंडेंट। अब जब के जीन डोमिनेंट कंडीशन होमोजाइगस या डोमिनेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कापा पार्टिकल भी है, यहां से जीन के होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, इस पैरामीशियम को हम बोलते हैं किलर, क्योंकि ये कापा पार्टिकल किलर बनता है, ये किलर मशीन होती है। ठीक है, इस स्ट्रेन, इस वाले पैरामीशियम को हम बोलते हैं किलर स्ट्रेन। इस पैरामीशियम को हम क्या बोलते हैं? किलर स्ट्रेन, यानी कि जिस वो पैरामीशियम जिसके पास कापा पार्टिकल है और जीन के है इन होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। दूसरा लीजिए, या तो कापा पार्टिकल एब्सेंट है, कापा पार्टिकल है ही नहीं, एब्सेंट, और जीन के प्रेजेंट है, या तो कापा पार्टिकल एब्सेंट है और जीन के प्रेजेंट है, दैट मींस इन दो में से एक एब्सेंट है, कापा पार्टिकल नहीं है लेकिन जीन के है, उससे क्या होगा? ये पैरामीशियम किलर नहीं होगा, क्योंकि जो किलर के लिए इन्फेक्शियस एजेंट है कापा, वो है ही नहीं। सो कापा है ही नहीं। जब कापा नहीं है, इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है, जीन के होने से क्या होगा? क्योंकि ये जीन के किससे हेल्प करेगा? कापा को डिवीजन करने में, लेकिन कापा है ही नहीं, इन्फेक्शियस टॉक्सिक सब्सटेंस है ही नहीं। तो जब वो टॉक्सिक सब्सटेंस है ही नहीं, ये एक कंडीशन, या कापा पार्टिकल इज प्रेजेंट, क्या कापा पार्टिकल प्रेजेंट है लेकिन जीन के नहीं है, वो रिसेसिव कंडीशन में। बच्चों समझ आई? वहां कापा पार्टिकल प्रेजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट है पैरामीशियम में, लेकिन उसके न्यूक्लियस में जो जीन के है वो किस कंडीशन में? रिसेसिव कंडीशन में। तो क्या होगा? जब वो रिसेसिव कंडीशन में होगा, कापा प्रेजेंट लेकिन कापा डिवाइड नहीं कर पाएगा, तब भी इन्फेक्शियस नहीं होगा। सो पैरामीशियम ऑरेलिया में दो कंडीशन है, या उसमें कापा एब्सेंट होगा और के जीन प्रेजेंट होगा, या फिर कापा प्रेजेंट होगा और जीन के रिसेसिव होगा। दोनों सूरत में क्या है? ये वाला पैरामीशियम जो होगा ये बिल्कुल बेचारा हम कह सकते हैं वीक होगा, या हम ये किलर नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं सेंसिटिव स्ट्रेन। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंसिटिव स्ट्रेन। सो दो स्ट्रेन है कापा पैरामीशियम के, एक है किलर स्ट्रेन, दूसरा क्या है? सेंसिटिव स्ट्रेन। जो किलर स्ट्रेन है, किलर स्ट्रेन में क्या होता है कि वहां पे एक तो होता है कापा पार्टिकल और दूसरा उसका होता है के जीन इन होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में। दूसरा जो है यानी कि वो सेंसिटिव स्ट्रेन जिसमें या तो कापा एब्सेंट है, के तो है, या उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, या कापा प्रेजेंट है लेकिन जीन के किस कंडीशन में? रिसेसिव कंडीशन में। यानी कि ये दोनों एक साथ नहीं है, या कापा है तो जीन के रिसेसिव कंडीशन है, या कापा नहीं है जीन के डोमिनेंट कंडीशन में। दोनों सूरत में ये वाला पैरामीशियम किलर नहीं बन सकता है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? सेंसिटिव। इज दैट क्लियर? सो जो किलर स्ट्रेन है इसमें कापा भी होता है और जीन के भी होता है डोमिनेंट कंडीशन में। जो सेंसिटिव वाला स्ट्रेन है उसमें या तो कापा एब्सेंट है तो जीन के प्रेजेंट है, या फिर कापा प्रेजेंट है और जीन के एब्सेंट है, यानी कि दोनों एक साथ नहीं है, वो बनते हैं सेंसिटिव, वो किलर नहीं बनते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो कापा है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस बना, उसका नाम है पैरामीसिन। पैरामीसिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, और जब भी ये पैरामीशियम किसी के साथ फ्यूज करेगा ये उसको किल करेगा। क्यों? क्योंकि इसको अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस डालता है पैरामीसिन। अब जरा हम क्रॉस करके देखते हैं। अब हम लाते हैं दो पैरामीशियम। आपको पता ही है कि जो पैरामीशियम है दे शो कंजुगेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था। अब ध्यान से देखिए, ये है एक पैरामीशियम, दिस इज पैरामीशियम, और ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में के जीन डोमिनेंट कंडीशन, दीज आर द कापा पार्टिकल्स। ये आ गया दूसरा पैरामीशियम, अंडरस्टैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में स्मॉल के अब ध्यान से देखिए, यह है सेंसिटिव स्ट्रेन, और ये जो है ये किलर स्ट्रेन है। अब इन दो के बीच में होगी कंजुगेशन। क्या होगी? कंजुगेशन।
इन दो के बीच में होगी कंजुगेशन, बट रिमेंबर लेस देन 3 मिनट, लेस देन 3 यानी कि 3 मिनट के कम हम उनको क्या कराएंगे, कंजुगेशन। यानी कि ये किलर स्ट्रेन है और ये कौन सा स्ट्रेन है, सेंसिटिव स्ट्रेन। इसके पास कापा पार्टिकल है और डोमिनेंट के जीन है, इसमें रिसेसिव के जीन है। अब इन दो के बीच में कंजुगेशन होती है लेकिन लेस देन 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट से कम। तो इस दौरान क्या होता है, जब लेस देन 3 मिनट होता है, यानी कि जब 3 मिनट कम ये कंजुगेशन होती है, ये जो किलर है ये अपना साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं कर पाता है। नो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज, यानी कि यहां पे साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, ये अपना एक जो है कैसे अलील या क्रोमोसोम के अलील पास ऑन कर सकता है और ये यहां से एक पास ऑन होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, अब क्या होगा, ये देखिए ये है पैरामीशियम, बोर्ड रंग की छोटा है, ये एक पैरामीशियम, ध्यान से देखिए, ये इसका कापा पार्टिकल और इसके न्यूक्लियस में क्या आ गया, एक आ गया डोमिनेंट के अलील और दूसरा गया रिसेसिव के अलील। ठीक है बेटा, एक है डोमिनेंट के अलील, दूसरा क्या है, रिसेसिव अलील, और ये आ गया दूसरा पैरामीशियम। ध्यान से देखिए, ये दूसरा पैरामीशियम, इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या आ गया, यहां से एक डोमिनेंट अलील के और एक रिसेसिव अलील। बेटा ध्यान से सुनिए, ये दो पैरामीशियम है, एक है किलर, दूसरा है सेंसिटिव स्ट्रेन। इन दो के बीच में हम कंजुगेशन कराते हैं, लेकिन कंजुगेशन लेस देन 3 मिनट, 3 मिनट के कम टाइम के लिए हम कराते हैं। तो जब लेस देन 3 मिनट के लिए कंजुगेशन होती है, देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज, यानी कि ये किलर अपना साइटोप्लाज्म यहां पास ऑन नहीं करता है। तो इससे क्या है, सिर्फ न्यूक्लियर जो है अलील्स एक्सचेंज होते हैं। यहां डोमिनेंट के अलील इस न्यूक्लियर के साथ, इस स्ट्रेन के साथ फ्यूज होता है। तो क्या बनते हैं, जब यहां पे हमें दो नए स्ट्रेन्स बन गए, यहां ध्यान से देखिए, इसके पास कापा पार्टिकल, इसके पास कापा पार्टिकल नहीं है, ये स्टिल अभी क्या है, किलर। क्यों है किलर, ये क्यों किलर है, क्योंकि इसके पास एक डोमिनेंट के अलील है और कापा पार्टिकल्स है। इसमें एक डोमिनेंट के अलील है और कापा पार्टिकल है। इसमें एक डोमिनेंट अलील तो आ गया, बट नो किलर, नो कापा पार्टिकल, सो नो कापा पार्टिकल्स। इसमें कोई भी कापा पार्टिकल नहीं है। क्यों, साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं हुआ। ये अभी भी क्या है, सेंसिटिव, ये अभी भी क्या है, सेंसिटिव। तो ये बन गया किलर, ये बन गया सेंसिटिव। ये क्यों किलर है, इसके पास कापा पार्टिकल, यहां सिर्फ न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ, यहां पे न्यूक्लियर ट्रांसफ्यूजन हुआ, यहां जो डोमिनेंट अलील है वो यहां आ गया, यहां का रिसेसिव अलील इस न्यूक्लियस के बीच में, यानी कि यहां पे न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ, साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं हुआ। क्यों, कंजुगेशन हमने करवाई लेस देन 3 मिनट। उससे क्या हुआ, उससे जो नई कॉम्बिनेशन बन गई उसमें कोई भी चेंज नहीं आ गई। किलर वाला स्ट्रेन अभी भी किलर है ड्यू टू कापा पार्टिकल, लेकिन जो सेंसिटिव वाला है वो अभी भी सेंसिटिव है। क्यों, उसमें तो डोमिनेंट के अलील आ गया लेकिन उसमें कापा पार्टिकल नहीं आ गए। अब नेक्स्ट, इसे मैं यहीं पे समझाता हूं। सपोज अब हम कराएंगे कंजुगेशन मोर देन 3 मिनट्स। आपको पता है ये बोर्ड छोटा है तो डायग्राम में शॉर्ट बना सकता हूं। कंजुगेशन मोर देन 3 मिनट्स, यानी कि अब हम कंजुगेशन ज्यादा कराएंगे, किस 3 मिनट से ज्यादा। तो उससे क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है, अब साइटोप्लाज्म भी एक्सचेंज होगा। तो इससे क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज, साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज, यानी कि जब 3 मिनट से ज्यादा एक्सचेंज होगा तो साइटोप्लाज्म भी अब एक्सचेंज होगा। अब जो कापा पार्टिकल यहां थे वो कहां आ जाएंगे, वो यहां आ जाएंगे। अब वो कापा पार्टिकल कहां आ जाएंगे, यहां। सो कापा पार्टिकल, तो आगे ना कापा पार्टिकल यहां भी। तो ये क्या था, अब
इससे पहले ये क्या था बेटा, सेंसिटिव था क्योंकि कॉपर पार्टिकल नहीं थे। लेकिन अब हमने क्या करवाया, हमने करवाई कंजुगेशन। मोर देन 3 मिनट्स, 3 मिनट के ज्यादा टाइम के लिए हमने करवाई कंजुगेशन। उससे क्या हुआ, साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हुआ। जब साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हुआ, जो कॉपर पार्टिकल थे यहां किलर स्ट्रेन में, वो आ गए सेंसिटिव स्ट्रेन में। तो उन्होंने सेंसिटिव स्ट्रेन को क्या किया, किल या किलर कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इन्हें सेंसिटिव स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट किया, किलर स्ट्रेन में। किसकी वजह से, ड्यू टू द साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। दैट वाज द सेकंड एग्जांपल, कापा पार्टिकल इनहेरिटेंस। इज दैट क्लियर, व्हाट इज द कापा पार्टिकल, मैं जल्दी राउंड में करना चाहता हूं। कापा पार्टिकल इनहेरिटेंस, ये कापा पार्टिकल होते हैं पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम में जो ये कापा पार्टिकल्स होते हैं ये इन्फेक्शियस होते हैं, लेकिन ये बाहर से आते हैं। लेकिन इनके डिवीजन के लिए जीन के न्यूक्लियस में होना जरूरी है। तो हमने बात की पैरामीशियम ओरिएला की। जिस पैरामीशियम ओरिएला के न्यूक्लियस में के जीन होगा डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस कंडीशन में और कापा पार्टिकल प्रेजेंट होगा, उसे हम कहते हैं किलर, क्योंकि वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है, इसका नाम है पैरामीसिन। और दूसरा पैरामीशियम है जिसके पास रिसेसिव कंडीशन में होगा के जीन, या जिसके पास कापा पार्टिकल होगा ही नहीं, तो वो कहलाता है सेंसिटिव, वो इन्फेक्शियस नहीं है। अब जब हम कंजुगेशन करवाते हैं किलर और सेंसिटिव के बीच में, लेकिन कंजुगेशन लेस देन 3 मिनट के लिए रहता है, तो क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स या न्यूक्लियर एलील्स एक्सचेंज होते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं होता है। जिससे जो पैरामीशियम ओरिएला किलर वाला स्ट्रैंड किलर ही रहता है और सेंसिटिव वाला स्ट्रैंड सेंसिटिव रहता है। ऑल्दो सेंसिटिव के पास डोमिनेंट के एलील आया था, लेकिन अब हमने क्या करवाया, हमने कंजुगेशन करवाई मोर देन 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट से ज्यादा देर के लिए हमने करवाई कंजुगेशन। तो क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। इस किलर के पास जो कापा पार्टिकल थे वो साइटोप्लाज्म से पास आउट हो गए, सेंसिटिव में आ गए। अब सेंसिटिव में क्या है, कापा पार्टिकल, और उसके पास क्या है, डोमिनेंट के एलील, तो वो भी किसमें कन्वर्ट हो गया, किलर में। दिस वाज अ सेकंड एग्जांपल ऑफ कापा पार्टिकल इनहेरिटेंस। अब हमारे पास थर्ड एग्जांपल है। वो थर्ड एग्जांपल क्या है, शेल क्वाइलिंग। ये लास्ट है, लास्ट इंपॉर्टेंट, शेल क्वाइलिंग। तो जो ये शेल क्वाइलिंग है, ये शेल क्वाइलिंग हम देखेंगे अब। शेल क्वाइलिंग, ये थर्ड है, शेल क्वाइलिंग। देखिए जो क्वाइलिंग होती है, ये आपको पता ही है, मोलस्कन्स में शेल होते हैं। तो मोलस्कन की जो शेल होती है वो या तो राइट हैंडेड होती है या वो लेफ्ट हैंडेड होती है। तो ये जो शेल क्वाइलिंग है हम यहां पढ़ेंगे, एक स्नेल फिश का नाम है लिम्निया। लिम्निया है एक मोलस्कन, इसी में हम देखेंगे शेल क्वाइलिंग। मैं आपको यहां पे थोड़ा डायग्राम भी दिखाता हूं। जो ये शेल क्वाइलिंग होती है, या तो ये राइट हैंडेड होती है या फिर लेफ्ट हैंड होती है, इस तरह की शेल होती है। तो जो शेल क्वाइलिंग होती है किसमें, लिम्निया में, ये या राइट हैंडेड होती है या फिर होती है लेफ्ट हैंडेड। अगर ये राइट हैंडेड होगी, राइट हैंडेड होगी, यानी कि शेल क्वाइलिंग किसकी बात हम करेंगे, लिम्निया, ये मोलस्कन है, मोलस्का है। इसमें जो शेल क्वाइलिंग है, अगर ये राइट हैंडेड होगी, इसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रल, जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ा है बायोमार्कर्स में, डी डेक्स्ट्रम, राइट हैंडेड। अगर ये लेफ्ट हैंडेड है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, यानी कि दो तरह के क्वाइलिंग है, एक है डेक्स्ट्रम और दूसरा जो एक्चुअली लेफ्ट हैंडेड है उसे हम लीवोन यहां पे नहीं कहते हैं, उसे हम यहां कहते हैं सिनिस्ट्रल। सिनिस्ट्रल। तो दो तरह की क्वाइलिंग पॉसिबल है, या एक जिसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रल और दूसरा हम जिसे बोलते हैं सिनिस्ट्रल। जो डेक्स्ट्रल है ये राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड, ठीक है बेटा। और जो सिनिस्ट्रल है ये लेफ्ट हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंडेड, ठीक है बेटा।
जो राइट हैंड है, सपोज हम यहां पे एक अलील्स दिखाएंगे, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, यानी कि जो जीन या जो अलील इसको डिटरमाइन करता है डेक्स्ट्रा को, वो है कैपिटल डी या कैपिटल डी स्मॉल डी। और जो लेफ्ट हैंड होता है ये स्मॉल डी होता है, रिसेसिव कंडीशन में होता है। सो जो शेल कॉइलिंग है लिम्निया में, या तो ये डेक्स्ट्रल होता है या फिर ये क्या होता है, लीवो होता है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे शेल कॉइलिंग की। मैंने आपको बोला जो शेल कॉइलिंग है वो होती है लिम्निया में। जो लिम्निया है ये एक वाटर स्नेल है, ध्यान से देखिए। इस वाटर स्नेल में एक मोलस्कन है एक्चुअली, इसमें जो शेल होती है या तो वो राइट हैंड होगी डेक्स्ट्रल, या वो लेफ्ट हैंड होगी सिनिस्ट्रल। अब ध्यान से सुनिए, ये डेक्स्ट्रल शेल यानी कि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है जीन या अलील, वो होता है कहां पे, एक्चुअली न्यूक्लियस में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जीन रेस्पॉन्सिबल है इस शेल को बनाने के लिए, चाहे ये शेल राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा, वो कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में। लेकिन जैसे सपोज ये कैपिटल डी या कैपिटल डी स्मॉल डी, ये जो जीन्स है ये एक्चुअली प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन। और वो प्रोटीन कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। उसी की वजह से राइट हैंड शेल होता है। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, जिस स्नेल है, जिस वाटर स्नेल में या जिस लिम्निया में शेल होगा राइट हैंड, उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रल क्लॉकवाइज, और उसके लिए जो जीन है वो होता है न्यूक्लियस में। लेकिन जब वो जीन डोमिनेंट कंडीशन में होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, वो जब बनाएगा प्रोटीन, वो प्रोटीन होता है साइटोप्लाज्म, और वो प्रोटीन है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, वो राइट हैंड शेल बनाने के लिए। यहां पे क्या है एक्चुअली, यहां पे जो जीन है वो किस कंडीशन में, रिसेसिव कंडीशन में। तो जब ये रिसेसिव कंडीशन में होगा ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, प्रोटीन will not be synthesized, सो दैट मीन जो प्रोटीन है वो नहीं बनेगा। जब प्रोटीन नहीं बनेगा, इस ध्यान से सुनिए, जब ये स्मॉल डी क्या जो ये जीन है, जो ये अलील है, रिसेसिव कंडीशन में होंगे, तो दैट मीन प्रोटीन नहीं बनेगा। अब जब प्रोटीन नहीं होगा, जो शेल है वो क्या होगा, वो लेफ्ट हैंडेड होगा, एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज नहीं होगा, यानी कि वो राइट हैंडेड नहीं होगा। तो सिर्फ उन स्नेल्स में शेल राइट हैंडेड होगा जिनमें जीन्स होगा डोमिनेंट कंडीशन में या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में, जिनमें प्रोटीन बनेगा। और जिसमें रिसेसिव कंडीशन होगा उसमें प्रोटीन नहीं बनेगा, और शेल क्या होगा, शेल होगा लेफ्ट हैंडेड। अब जरा हम ध्यान से देखिए, क्रॉस कराते हैं। अब देखिए इस क्रॉस से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होती है। मेरे पास यहां पे दो है, एक है, दो स्नेल है, एक है डेक्स्ट्रल कैपिटल डी, दूसरा है स्मॉल डी। ये है लेफ्ट सिनिस्ट्रल, और ये क्या है, डेक्स्ट्रल। ठीक है बेटा। सो मैंने दो स्नेल्स लिए, एक है डेक्स्ट्रल जिसमें राइट हैंडेड कॉइलिंग है, दूसरा लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग है। तो यहां से एक गमीट्स आ जाएगा कैपिटल डी, यहां से भी क्या एक गमीट आएगा स्मॉल डी। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कैपिटल डी स्मॉल डी में। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो F1 होगा मेंडल के हिसाब से, अलील के हिसाब से, ये होना चाहता डेक्स्ट्रल। क्यों, क्योंकि यहां पे जो अलील है वो क्या है, डोमिनेंट कंडीशन में। लेकिन ध्यान से सुनिए, प्रोटीन कहां पे पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म कौन कंट्रीब्यूट करता है, मदर कंट्रीब्यूट करती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे जो क्रॉस हमने करवाया, यहां पे डोमिनेंट अलील डी और यहां पे स्मॉल डी, यानी कि एक स्नेल जो है वो है डेक्स्ट्रल और दूसरा स्नेल जो है सिनिस्ट्रल। जिसमें डेक्स्ट्रल है उसमें राइट हैंडेड कॉइलिंग है, और जिसमें सिनिस्ट्रल है उसमें लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग है। अब ध्यान से सुनिए, जो डेक्स्ट्रल है ये क्यों डेक्स्ट्रल, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन बनता है, यानी कि जो एक कैपिटल डी है ये एक प्रोटीन बनाता है जिसकी वजह से कॉइलिंग होती है। लेकिन वो प्रोटीन कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। ये क्यों लेफ्ट हैंडेड है, क्योंकि इसके दोनों अलील्स किस कंडीशन में, रिसेसिव कंडीशन में। तो जब वो रिसेसिव कंडीशन में होंगे वो प्रोटीन नहीं बनाएंगे, तो इनके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन नहीं होगा। लेकिन जब यहां पे गमीटोजेनेसिस होगी, इसने दिया कैपिटल डी, इसने दिया स्मॉल डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी जब फ्यूज हो गए, बाइंड हो गए, तो F1 में आ गया कैपिटल डी स्मॉल डी। तो हमें अब देखना है कि F1 होगा क्या, कैपिटल डी स्मॉल डी।
कैपिटल डी स्मॉल डी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यानी कि डोमिनेंट एलील है। ये जो डोमिनेंट एलील है इसमें जो कॉइलिंग होगी वो एक प्रोटीन की वजह से होती, और वो प्रोटीन कहां पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन यहां पे साइटोप्लाज्म कौन कंट्रीब्यूट करता है? मदर कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि फादर साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट नहीं करता है। अदरवाइज फादर के जो मेल होता है, मेल के साइटोप्लाज्म जो है उसमें पाया जाता है प्रोटीन, लेकिन यहां पे कंट्रीब्यूट करता है साइटोप्लाज्म कौन? फीमेल। दैट मींस फीमेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है ही नहीं, इसलिए जो ये होगा ये सिनिस्ट्रल होगा, सिनिस्ट्रल होगा। तो ऑल F1 आर लेफ्ट हैंड, फादर डेक्स्ट्रल, मदर लेफ्ट हैंडेड। F1 में गेमिट्स क्या गए? कैपिटल डी स्मॉल डी। आपको मेंडल का लॉ नहीं लगाना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के हिसाब से यहां पे ये सारे क्या होने चाहिए थे? डोमिनेंट में कैपिटल डी मींस डेक्स्ट्रल। अगर हम मेंडल का लॉ लगाएंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो इसके हिसाब से सारे F1 क्या आने चाहिए थे? डेक्स्ट्रल आने चाहिए थे। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये है कि जो प्रोटीन है जिसकी वजह से कॉइलिंग होती है वो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, और यहां साइटोप्लाज्म कौन कंट्रीब्यूट करता है? मदर, क्योंकि हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसलिए सारे F1 क्या आ गए? सिनिस्ट्रल। जरा अब इसका हम सेल्फी कराएंगे, यहां से देखिए F2 लेंगे हम, यह है कैपिटल डी, दिस है स्मॉल डी, दिस इज कैपिटल डी एंड दिस इज स्मॉल डी। अब ध्यान से कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी। ध्यान से देखिए, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी। देखिए ये डेक्स्ट्रल होगा। क्यों होगा डेक्स्ट्रल? ये F2 है। देखिए जो F1 है, F1 में जो शेल की जो कॉइलिंग रेस्पॉन्स में वो किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से थी, क्योंकि तब तक इन अलील्स ने प्रोटीन नहीं बनाया था। सो जो प्रोटीन यहां से आता उसी से कॉइलिंग हो जाती। क्योंकि मदर के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है ही नहीं, इसलिए F1 में प्रोटीन आया नहीं, इसलिए नो कॉइलिंग। अब जो ये अलील्स है उन्होंने अभी तक प्रोटीन नहीं बनाया है, इसलिए F1 क्या थे? लेफ्ट हैंडेड। लेकिन जब हम F2 लेते हैं तो F2 के क्रॉस करने से हमें क्या मिले? चार तरह के ऑफस्प्रिंग्स मिले। एक है कैपिटल डी, कैपिटल डी। जो कैपिटल डी है दैट मींस ये अलील आगे डोमिनेंट कंडीशन। अब ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनमें प्रोटीन, अब ये स्टार्ट करेंगे प्रोटीन बनाना, अब ये स्टार्ट करेंगे प्रोटीन बनाना, इसलिए इनकी कॉइलिंग क्या होगी? डेक्स्ट्रल। यहां एक अलील क्या है? कैपिटल डी। यहां एक अलील क्या है? कैपिटल डी। ध्यान से सुनिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पे कैपिटल डी डेक्स्ट्रल है। रीजन डेक्स्ट्रल का क्यों? क्योंकि अब इस वाले जो F1 है इसने स्टार्ट किया है प्रोटीन बनाना, और वो अब पास ऑन करेगा F2 में। F1 में जो प्रोटीन आता वो आता मदर से। F1 में प्रोटीन कहां से आता? मदर से। मदर के पास प्रोटीन है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या थे? लेफ्ट हैंडेड, क्योंकि फादर कंट्रीब्यूट नहीं करता साइटोप्लाज्म। लेकिन जब F1 से क्या बनते हैं? F2, तो F1 स्टार्ट करेगा प्रोटीन बनाना, क्योंकि उसके पास क्या है? डोमिनेंट अलील। तो जब F1 स्टार्ट करेगा प्रोटीन बनाना, तो वो प्रोटीन उसको पास ऑन करेगा किनको? अपने ऑफस्प्रिंग्स को। तो ये भी डेक्स्ट्रल, ये भी डेक्स्ट्रल, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन आ गया। ये भी डेक्स्ट्रल, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन आ गया। अब यहां देखिए स्मॉल डी का मीन्स था कि ये जो थे ये क्या होना चाहिए था? सिनिस्ट्रल। नहीं, ये भी डेक्स्ट्रल। कंफ्यूजन क्यों है डेक्स्ट्रल बेटा? क्योंकि इसमें प्रोटीन पास ऑन हो गया जो F1 ने पास ऑन किया। क्योंकि F1 जब बना तो उसने प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। तो जब उसने प्रोटीन बनाना शुरू किया, उसने वो प्रोटीन किनको पास ऑन किया? अपने F2 जनरेशन को। तब जब उसने F2 जनरेशन को प्रोटीन पास ऑन किया, तो इसने सब गैमीट्स में पास ऑन किया प्रोटीन, तो ये सारे क्या बन गए? डेक्स्ट्रल। तो ऑल आर डेक्स्ट्रल, ऑल आर डेक्स्ट्रल। लेकिन जब हम F3 लेंगे, F3 में सिर्फ अगर सपोज इन दो के बीच में क्रॉस करेंगे, या अगर हम इन दो के बीच में क्रॉस करेंगे, तो देखेंगे ये भी डेक्स्ट्रल होगा, ये भी डेक्स्ट्रल होगा, लेकिन ये जो है ये सिनिस्ट्रल होगा। जो F3 है उसमें 3 होंगे राइट हैंडेड और 1 होगा सिनिस्ट्रल। F2 का क्या है? ऑल आर डेक्स्ट्रल।
F3 में क्या है 3:1। रीजन ध्यान से सुनिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। यहां हमने डेक्स्ट्रल मेल गमीट, मेल को क्रॉस किया फीमेल के किसके साथ, सिनिस्ट्रल के साथ। फीमेल जो है उसमें स्मॉल डी है, यानी कि उसमें जो अलील है वो रिसेसिव कंडीशन में है, तो वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। लेकिन यहां पे डोमिनेंट कंडीशन में प्रोटीन बनाएगा। लेकिन जब वो प्रोटीन कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। जब F1 बन गया, वो सारे क्या थे, लेफ्ट हैंड या सिनिस्ट्रल, लेफ्ट हैंडेड या हम कह सकते हैं सिनिस्ट्रल। क्यों? क्योंकि यहां जो साइटोप्लाज्म वो कंट्रीब्यूट कौन करती है, मदर, और मदर के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है ही नहीं, इसलिए F1 क्या था, लेफ्ट हैंड। लेकिन जब हमने F1 इंटू F1 यानी कि जब हमने F2 किया, तो क्या होता है, जो F1 में था उसने कैपिटल डी, इसने स्टार्ट किया प्रोटीन बनाना। तो जब इसने प्रोटीन बनाना शुरू किया, इसने वो किनको पास ऑन किया, अपने ऑफस्प्रिंग्स को, F2 के गैमीट्स को। तो जो F2 के ऑफस्प्रिंग्स है, इन सब में वो प्रोटीन आ गया जो F1 ने बनाया, जिसकी वजह से ये सारे क्या बन गए, डेक्स्टर। इररिस्पेक्ट ऑफ दैट, इसमें स्मॉल डी है, रिसेसिव कंडीशन है, खुद ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, लेकिन इसको प्रोटीन किसने दिया, F1 ने, पेरेंट ने। तो इसको प्रोटीन आ गया F1 की तरफ से, तो इसलिए ये क्या बन गया, डेक्स्ट्रल। इसलिए सारे F2 क्या थे, डेक्स्ट्रल। लेकिन जब हमने F3 किया, ये भी अपना प्रोटीन बनाएगा, ये भी अपना प्रोटीन बनाएगा, ये भी अपना प्रोटीन बनाएगा। लेकिन F3 में जब ये वाला, ध्यान से सुनिए, ये स्मॉल डी, जब ये पास ऑन होगा, जब इसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, वो प्रोटीन, ये प्रोटीन तो नहीं बनाएगा, क्योंकि रिसेसिव कंडीशन में। इसलिए F3 में ये क्या होगा, इसके जो होंगे वो क्या होंगे, लेफ्ट हैंड सिनिस्ट्रल। इसके जो F3 के ऑफस्प्रिंग होंगे वो होंगे डोमिनेंट। क्यों, डोमिनेंट अलील। इसके जो F3 होंगे वो क्या होंगे, डेक्स्ट्रल। क्यों, डोमिनेंट अलील। इसके भी क्या होंगे, डोमिनेंट, यानी कि डेक्स्ट्रल, बिकॉज ऑफ डोमिनेंट अलील। लेकिन जो इसके F3 ऑफस्प्रिंग्स होंगे स्मॉल डी के, वो किस कंडीशन में होंगे, लेफ्ट हैंडेड कंडीशन। उसकी कॉइलिंग क्या होगी, लेफ्ट हैंडेड। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल डी है, जब ये F3 ऑफस्प्रिंग बनाएगा, वो प्रोटीन नहीं बनाएंगे, इसलिए F3 का आएगा 3:1। अब देखिए, ऑल F1 लेफ्ट हैंडेड, ऑल F2 राइट हैंडेड, ऑल F3 3 राइट हैंडेड, 1 सिनिस्ट्रल। ये था क्रॉस, जब हमने फादर लिया डेक्स्ट्रल और मदर क्या ली, सिनिस्ट्रल। अब इसी का हम एक और रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे, ध्यान से। जो रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे हम, अब हम मदर लेंगे डेक्स्ट्रल और फादर लेंगे क्या, सिनिस्ट्रल। देखिए ध्यान से, सिनिस्ट्रल, ये फादर है, और जो मदर है वो क्या है, डेक्स्ट्रल। ध्यान से, तो यहां होगा कैपिटल डी, यहां होगा स्मॉल डी, यहां स्मॉल डी, यहां कैपिटल डी। ध्यान से बेटा, कैपिटल डी, स्मॉल डी। इसके हिसाब से क्या होगा, F1 डेक्स्ट्रल, क्योंकि मदर डेक्स्ट्रल है। F1 डेक्स्ट्रल है, नॉट बिकॉज ऑफ कैपिटल डी, प्लीज, इट्स नॉट डेक्स्ट्रल बिकॉज ऑफ कैपिटल डी, क्योंकि मदर के पास प्रोटीन था, उस मदर ने साइटोप्लाज्म के जरिए प्रोटीन, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल डी अलील न्यूक्लियस में, लेकिन जब ये प्रोटीन बनाते, जो कॉइलिंग करवाता वो रहता है साइटोप्लाज्म में। तो यहां मदर के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है, जिसकी वजह से ये डेक्स्ट्रल है, राइट हैंडेड कॉइलिंग है। ये फादर है, इसके पास रिसेसिव अलील है, वो प्रोटीन बनाएगा ही नहीं, इसके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है ही नहीं, इसलिए लेफ्ट हैंड कॉइलिंग। अब जो F1 आ गया, F1 में तो कैपिटल डी है, लेकिन F1 में प्रोटीन कहां से आया, मदर से, साइटोप्लाज्म से, मदर के साइटोप्लाज्म से, इसलिए डेक्स्ट्रल है। तो जब हम इसका सेल्फिंग कराते हैं, ये देखिए, इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी। ध्यान से देखिए, यहां F1 क्या है, डेक्स्ट्रल। ये अब जो F1 है प्रोटीन बनाएगा, ये डेक्स्ट्रल, क्योंकि इसको प्रोटीन किसने दिया, मां ने। लेकिन इसके पास जो F1 के पास अपना डोमिनेंट अलील है, वो स्टार्ट करेगा प्रोटीन बनाना और अपने F2 को देगा, F2 को। ये भी डेक्स्ट्रल, ये भी डेक्स्ट्रल, ये भी डेक्स्ट्रल, एंड ये भी डेक्स्ट्रल। तो ऑल F1 और F2 सॉरी और डेक्स्ट्रल। क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन है वो कहां से आ गया, F1 से। अब जब हम इसका F3 लिखे, ध्यान से देखिए,
अब जब इसका क्या लेंगे F3, तो F3 क्या होंगे, वो भी किस कंडीशन में होंगे, 3:1। देखिए जब ये पास ऑन होंगे, जब ये F3 पास ऑन होगा, F3 हम लेते हैं यहां पे F3, ये जब इसके जो F3 गैमीट्स होंगे, ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनमें डोमिनेंट अलील होगा तो डेक्स्ट्रल, यहां F3 वो भी डेक्स्ट्रल, यहां F3 वो भी डेक्स्ट्रल, लेकिन ये जो है ये अपना अलील नहीं बनाएगा, इसलिए रेशो क्या आ जाएगा 3:1, यानी कि 3 डेक्स्ट्रल 1 रिसेसिव। सो इन F1 जब पेरेंट होगा, जब फादर होगा लेफ्ट हैंडेड, मदर होगी राइट हैंडेड, तो ऑल F1 राइट हैंडेड। वाई? क्योंकि मां के साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन है जिसमें से कॉइलिंग होती है वो पास ऑन होगा F1 को, ठीक है। अब जब F1 से F2 बनेंगे, F2 में सारे होंगे डेक्स्ट्रल, क्यों? क्योंकि F1 जो प्रोटीन बनाएगा वो पास ऑन होगा ऑफस्प्रिंग्स में, लेकिन जब F2 ऑनवर्ड्स F3 में होगा तो जो ये 1, 2 और 3 जिनमें डोमिनेंट डी अलील है या एक डोमिनेंट डी अलील है वो तो प्रोटीन बनाएगा जिसकी वजह से कॉइलिंग होगी, राइट हैंड कॉइलिंग, लेकिन ये जो है इसके पास दोनों अलील रिसेसिव है, ये प्रोटीन नहीं बनाएगा जिसकी वजह से यह आ जाएगा लेफ्ट हैंडेड। इस तरीके से जो F3 है वो क्या आ जाएगा 3:1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बाय दिस वी हैव कंप्लीट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसमें हमने 3 एग्जांपल स्टडी किए। पहला ऑर्गेनुलर, जिसमें मैंने प्लास्टिड के एग्जांपल मिराबुलर जलापा। दूसरा हमने पढ़ा कापा पार्टिकल इनहेरिटेंस, जिसमें मैंने दिखाया पैरामीशियम ओरेले में किस तरह कापा पार्टिकल किलर से सेंसिटिव स्ट्रेन के बीच में किस तरह वो अपना इनहेरिटेंस पास ऑन करता है, और दूसरा था शेल कॉइलिंग किस तरह। अब लास्ट एक टॉपिक रह गया था, छोटा सा मामूली टॉपिक है जो रह गया था, जो थोड़ा इसके साथ जेनेटिक्स के साथ थोड़ा बहुत डील करता है, वो है ट्विन्स। देखिए ट्विन्स क्या होते हैं, ये है ट्विन्स, छोटा सा 2 मिनट लगेंगे इसको। ट्विन्स होते हैं, सपोज यहां पे ये ओवम है और ये आ गया स्पर्म यहां से, ठीक है, तो ये बन गया, ये कन्वर्ट हो गया जाइगोट में, दिस इज जाइगोट, ठीक है बेटा। अब जब जाइगोट ब्रेक होगा, यहां पे जाइगोट कंप्लीटली 2 हिस्सों में ब्रेक होगा, तो ये दोनों डेवलप होंगे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, कंप्लीट बेबीज में, तो इसे हम कहते हैं ट्विन्स। ट्विन होता है जब विलाद के टाइम, पार्चुरेशन के टाइम 2 बच्चे एक साथ पैदा होंगे, एक साथ नहीं मतलब एट ए टाइम, 1-2 मिनट का फर्क रहेगा, पहले एक को निकालना, क्योंकि अगर सर्जरी के टाइम होगा, जैसे अगर नॉर्मल डिलीवरी भी होगी तो पहले एक आएगा उसके बाद दूसरा, अगर सर्जरी हमें करनी है तो पहले हम एक को निकालेंगे उसके बाद दूसरे को, तो जब हम एक को निकालेंगे और दूसरे को थोड़ा बीच में 1-2 मिनट का फर्क तो रहेगा ही, इसे हम कहते हैं ट्विन्स। लेकिन यहां पे स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है, इस जाइगोट के स्टार्ट में ही इसमें ब्रेक होता है, ये 2 अलग अलग मतलब 2 अलग अलग सेल्स रह जाते हैं और ये दोनों सेल जो है डेवलप होते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, इससे हम कहते हैं ट्विन्स, ठीक है बेटा। यहां ट्विन्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, ध्यान से देखिए। एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। देखिए मोनोजाइगोट ट्विन जब एक, जो भी मैंने दिखाया ये जाइगोट है, इस जाइगोट के 2 हिस्से हो जाएंगे, इस जाइगोट के 2 हिस्से हो जाएंगे, ये 2 हिस्से, और ये दोनों कन्वर्ट होंगे ऑर्गेनिज्म में इंडिविजुअली, ये दोनों, ये बनाएगा ऑर्गेनिज्म बेबी और ये भी बनाएगा ऑर्गेनिज्म, तो ये दोनों जाइगोट डेवलप हो गए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, इससे हम कहते हैं मोनोजाइगोट, यानी कि एक ही जाइगोट से 2 बच्चे डेवलप होने, यानी कि एक जाइगोट के ब्रेक होता है, क्लीवेज होता है, 2 सेल्स बनते हैं, तो दोनों सेल्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली डेवलप होता है किसमें, ऑर्गेनिज्म में, वी कॉल इट मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, या इससे हम कहते हैं मैटरनल ट्विन्स भी, क्योंकि यहां पे जो रोल अदा है वो कहता है जाइगोट, क्योंकि स्पर्म तो एक ही फ्यूज होता है, उसके बाद जो जाइगोट होता है, उस जाइगोट के जो डिवीजन होता है उसी के पैटर्न पे 2 ऑर्गेनिज्म बनते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां जब ये डिवीजन होता है, अगर ये डिवीजन कंप्लीट होगा, अगर जाइगोट 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया तो यहां पे दोनों कंप्लीटली सेपरेट हो गए, इसे हम कहते हैं कंप्लीट सेपरेशन, इसे हम कहते हैं कंप्लीट सेपरेशन, कंप्लीट सेपरेशन, क्योंकि यहां पे दोनों सेल्स कंप्लीट, यानी कि जब ब्रेक हो गया, जब जाइगोट 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया तो ये दोनों जो है अलग अलग सेपरेट हो गए, कंप्लीटली सेपरेट हो गए, तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो गए किसमें, इनटू द फीटस में और इनटू द एम्ब्रियोज एंड लेटर ऑन इनटू द ऑर्गेनिजम्स एंड टू द चाइल्ड, इसे हम कहते हैं कंप्लीट सेपरेशन।
दूसरा होता है, ध्यान से, दूसरा क्या होता है, सपोज ये हमारा जाइगोट है, इनके बीच में ब्रेक होता है लेकिन वो ब्रेक कंप्लीट नहीं होता है। ये देखिए यहां डिवीजन होता है लेकिन कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पे दो ऑफस्प्रिंग जो है बनते हैं, वो किसी जगह पे एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये देखिए एक जगह पे ये जुड़े होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्जाइनिड ट्विन्स, यानी कि जुड़े हुए, कॉन्जाइनिड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, या इन्हें बोलते हैं साइमीज ट्विन्स भी, कॉन्जेनिट ट्विन्स यानी हम बोलते हैं साइमीज ट्विन्स भी। इन्हें हम क्यों बोलते हैं कॉन्जेनिट, क्योंकि ये दो बच्चे हैं, ये किसी एक जगह पे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सपोज क्योंकि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब जाइगोट में डिवीजन होता है तो एक जगह पे क्लीवेज कंप्लीट नहीं होता है, वो रहता है आधे ही तक ही, और जिस जगह पे ये जुड़े होते हैं लेटर ऑन जो जिस ऑर्गन में वो डेवलप होगा वहां पे ये जुड़े होंगे, कभी कभी हेड टू हेड जुड़े होते हैं, कभी लेग टू लेग जुड़े होते हैं, कभी बैक टू बैक जुड़े होते हैं, एटसेट्रा। तो साइमीज क्यों हम इनको कहते हैं, थाईलैंड में एक जगह है, थाईलैंड में एक जगह है जिसे हम बोलते हैं साइमीज, वहां पे चिंग और आंग दो भाई थे जो जुड़े हुए थे, कहां पे, एट द चेस्ट बोन। चेंग और आंग दो थे जो चेस्ट बोन के पास एक दूसरे के साथ जुड़े थे, और वहां के म्यूजियम में, वहां के जो हम कह सकते हैं जहां पे वो म्यूजियम में एक जॉब करते थे, तो उस जगह का नाम था साइमीज, तो उन्हीं के नाम पे वो उनको नाम दिया गया साइमीज ट्विन्स भी। तो जो साइमीज या कॉन्जेनिट ट्विन्स होते हैं, ये क्या होता है, ये किसी एक जगह पे जुड़े होते हैं, यानी कि कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते हैं। दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्विन्स, ये तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है। और हाँ एक और चीज, मोनोजाइगोटिक का डिवीजन का सेक्स सेम होगा, दोनों होंगे गर्ल्स, दोनों होंगे बॉयज, और उनका 100% जीनोम जो है जेनेटिक मेकअप सेम रहता है, यानी कि जेनेटिक मेकअप सेम है और उनका सेक्स भी सेम होगा, चाहे वो दोनों बॉयज होंगे या दोनों गर्ल्स होंगे। ऐसा नहीं कि एक बॉय होगा एक गर्ल, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्विन्स, डाइजाइगोटिक ट्विन्स। देखिए डाइजाइगोटिक ट्विन्स क्या होता है, वी नॉर्मली नो कि जब सेक्सुअल क्वाइटिस होता है तो जो मां होती है ये नॉर्मली एक ही ओवा देती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से या कुछ हार्मोनल रेगुलेशन की वजह से दोनों ओवरीज क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवा। जैसे देखिए ये एक ओवरी है और ये दूसरी ओवरी, या मैं ऐसे दिखाता हूं, ये एक फैलोपियन ट्यूब है और ये दूसरा फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। सपोज यहां भी एक ओवम है और यहां भी एक ओवम है, यहां से स्पर्म आ गया वो इसके साथ फ्यूज हुआ, यहां से भी स्पर्म आया इसके साथ फ्यूज हुआ, दैट मीन्स उस वक्त दो स्पर्म्स दो ओवम के साथ फ्यूज होते हैं, तो उस वजह से जो दो ऑर्गन्स पैदा होंगे उसे हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, वहां पे दो जाइगोट्स बनते हैं, ये है दो जाइगोट्स, ये जाइगोट 1, दिस इज जाइगोट 2, तो यहां पे दो जाइगोट्स होते हैं। तो ये जो दो जाइगोट्स पैदा होते हैं, इन दोनों जाइगोट्स का सेक्स या सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों लड़कियां हो सकती है, दोनों लड़के हो सकते हैं, या चांसेस है एक लड़का और एक लड़की होना है। क्यों, क्योंकि जो स्पर्म फ्यूज, ओवम के पास तो 22+X होगा, लेकिन जो स्पर्म आएगा चांस है वो दोनों स्पर्म 22+X होंगे या 22+Y होंगे, या एक होगा 22+X, दूसरा होगा 22+Y। इन्हें हम कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स। और जो ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स है इनका पूरा जेनेटिक मेकअप से सिमिलर नहीं होता है, जैसे नॉर्मल सिबलिंग्स का जेनेटिक मेकअप होता है वैसे उनका भी होता है, जैसे नॉर्मल भाई बहन का जितना जीनोम सेम होता है उतना ही इनका भी होता है। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है उनका ऑलमोस्ट सारा जीनोम जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। इसलिए चूंकि यहां पे दो स्पर्म्स फ्यूज होता है, इन्हें कभी कभार हम कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स भी। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और हमने कंप्लीट क्या किया, हमने कंप्लीट किया, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा ट्विन्स के बारे में, और हमने ट्विन्स ऑलरेडी पढ़े थे कहां पर, रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, लेकिन यहां थोड़ा मैंने इसके बारे में फिर बोला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, बोथ बोर्ड के हिसाब से भी और नीट के हिसाब से भी। बाय दिस वी हैव कंप्लीट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इंशाल्लाह जो अगली क्लास होगी या तो हम उसमें स्टार्ट करेंगे पेडिग्री, या उसमें एक क्वेश्चन हमें भी रह गया था वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स लिंकेज, तो वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।